नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन सुधारा है, लेकिन इतना नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को मात दे सके। लिहाजा उनकी सीटें बहुमत से बहुत पीछे रह गई। लेकिन एक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का राज क्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती? पूरे चुनाव के दौरान दो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाने की कोशिश हुई। एक, कानून और व्यवस्था का मसला, यानी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो कानून व्यवस्था का मसला उठेगा, खराब होगा, लोगों को तकलीफ होगी। दूसरा, सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स थी यानी लाभार्थी योजना, उसका बहुत फायदा लोगों को मिला है, लिहाजा लोग उनसे खुश हैं। लेकिन इसके साथ साथ महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा पशुओं का जो मुद्दा था वो भी बड़े जोर शोर से चुनाव के दौरान उभरा। अब सवाल ये उठता है, महंगाई, बेरोजगारी, छुट्टा पशुओं का मुद्दा इतना बड़ा क्यों नहीं बन पाया कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलता? अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या थी? समाजवादी पार्टी की तरफ से रणनीति ये थी कि उनका सामाजिक आधार कागज पर बहुत अच्छा बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। दूसरा, सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी उस पर वो जोर दे रहे थे। तीसरा, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश के नेतृत्व में अपने आप को पूरी तरीके से बदलने की कोशिश की। मुस्लिम परस्त होने का आरोप था, यादववाद करने का आरोप था और जातियों का कोएलिशन नहीं तैयार करने का आरोप था, लेकिन फिर भी वो पीछे रह गए। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक्सिस माई इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गुप्ता जी। आज तक पर आप इनको खूब देखते होंगे और इनके जो एग्जिट पोल्स हैं वो बहुत ज्यादा सच हुए। तो आपको बता दूं कि जब 2019 में इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और गठबंधन को 350 सीटें मिलेंगी, तो किसी ने यकीन नहीं किया। जब नतीजे आए तो 100% सही थे। यानी आज की तारीख में हिंदुस्तान में सबसे क्रेडिबल एग्जिट पोल करने का जो अगर सेहरा किसी के सिर बंधना चाहिए तो प्रदीप जी के सिर बंधना चाहिए। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इस चुनाव में भी आपका जो एग्जिट पोल है वो काफी हद तक सही था। उत्तर प्रदेश में उसकी दिशा बहुत अच्छी थी। जब आपने सीटें दी तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था, लेकिन जब नतीजा आए तो काफी हद तक सही था। प्रदीप जी, बहुत छोटा सा सवाल है, बीजेपी की जीत का राज क्या है? इन चुनाव की बात करें और 4 राज्यों में जहां बीजेपी की जीत हासिल हुई है और बल्कि जहां पे कांग्रेस की हार हुई है पंजाब में और आम आदमी पार्टी की जीत हार हुई है, तो मैं कहूंगा पांचों राज्यों में एक ही विषय था और वो विषय हमेशा चरम पर होता है। वो है डिलीवरी, डिलीवरी और डिलीवरी। मैं जब डिलीवरी कहता हूं तो उसका मायने ये निकालता हूं बड़ी सिंपल और साधारण भाषा में कि जिस चीज के लिए आप बने हैं या लाए गए हैं, क्या आपने उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया अपनी डिलीवरी करके? उस जिम्मेदारी की डिलीवरी किया नहीं की। तो उसके चलते आप ये पाएंगे 4 राज्यों में तमाम मुद्दे थे। महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, किसानों का आंदोलन हुआ, अच्छा खासा बड़ा आंदोलन हुआ जो 1 साल से ज्यादा चला और प्रभावित हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश। छुट्टा पशुओं का जैसे आपने बताया, और बीच बीच में दुर्घटनाएं जैसे कि हाथरस, उन्नाव और लखीमपुर जैसी दुर्घटनाएं भी हुई। बट सवाल यह आता है कि इन सब मुद्दों के बावजूद बीजेपी ने जीत कैसे हासिल करी, यही आपका सवाल था। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं वो अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे तक और उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक प्रभावित करते हैं। उसमें होता है महंगाई, वो बिल्कुल सबको प्रभावित करता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसानों से संबंधित चीजें, वो एक पर्टिकुलर डेमोग्राफी जो होती है 15 से 20% है, उनको प्रभावित करते हैं। फिर ज्योग्राफी में देखें, उसमें भी यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो वो 1/4 हो गया, तो वो उस मायने में कम असर करते हैं। लेकिन जो बहुत सारे मुद्दे हैं, जनमानस काम कैसे करता है, उनका मस्तिष्क कैसे काम करता है, जब वो बटन दबाने के लिए जाते हैं तो सामने बिल्कुल मुद्दे हैं, वो छुपे नहीं है। और यदि मुद्दे बड़े हैं तो वो बिल्कुल उनके भी बोलते हैं ना, टर्म बोलते हैं हम अपने मार्केट रिसर्च की भाषा में, टॉप ऑफ द माइंड। बट एट द सेम टाइम
उन्होंने जो पिछले 5 साल पहले बटन दबाई थी, अब फिर बटन दबाने का टाइम आ गया। तो उस समय जो भी चैलेंजर और इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी और चैलेंजर ने जो दावे किए थे और फिर सत्ता में आए थे, तो वो देखते हैं वो उस पे कितना खरे उतरे या उतरे भी नहीं। तो जनता ये देखती है बैलेंस शीट, जिसको मैं कहता हूँ, क्या पाया और क्या नहीं पाया, और क्या उम्मीद की थी और क्या नाउम्मीद हो गया। तो इसके चलते वो आकलन करते हैं। जनता देखिए बहुत ज्यादा विवेक समझदारी के साथ अपना निर्णय लेते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैंने अपनी बुक में भी हमेशा से लिखा है कि जो 100 वोट पड़ते हैं उसमें 80% लोगों का रोजमर्रा का जीवन सरकारी व्यवस्थाओं और सुविधाओं के ऊपर आधारित होता है। कहने का मतलब है उनका जीवन ही उस पर निर्भर है। तो वो बटन दबाते समय बहुत समझदारी और विवेकपूर्ण निर्णय लेते हैं। तो वो देखते हैं कि ये जो मुद्दे हैं, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि चरम पर है और जो सबको प्रभावित कर रहे हैं, क्या मैं ए बटन दबाऊंगा तो इसका निवारण हो जाएगा, और क्या मैं बी बटन दबाऊंगा तो इसका निवारण हो जाएगा। तो उस समय आती है आपकी क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। मैं किस पे विश्वास करूं और आगे बढ़ूं, बटन दबाऊं। तो उसमें अच्छी बात ये थी इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर कि पिछले 3 टर्म यानी 15 साल में 3 अलग-अलग सरकारें आई। पहले बसपा की, सपा की और फिर बीजेपी की। और अभी भी करीब-करीब यही 2 प्रमुख तौर पे और तीसरे नंबर पे बीएसपी और चौथे नंबर पे कांग्रेस, उसकी सरकार पहले थी। तो उनके पास सबका ट्रैक रिकॉर्ड था कि किसने क्या किया है और कौन क्या कर पाने में सक्षम है, उन्हें अच्छे से पता है जी। और उसके आधार पे उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल किया। तो जब विश्वसनीयता की बात आती है, हर प्रोडक्ट जो आप अपने घरेलू जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में भी जो प्रोडक्ट आप साबुन, शैम्पू, ऑयल वगैरह वगैरह सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो केवल और केवल विश्वसनीयता के आधार पर ही सिलेक्शन करते हैं। आपके सामने भी 8 से 10 ऑप्शन आज की डेट में हर एक चीज के उपलब्ध है। तो आपके कहने का मतलब ये है कि लोगों ने योगी की सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा विश्वास किया, बशर्ते कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव। उसका मैं कारण बता रहा हूँ। विश्वास और विश्वास कहाँ से पैदा हुआ और क्यों हुआ, मैं उसकी थोड़ी सी बस बात बता दूं कि ये इस जो जीत हुई है उत्तर प्रदेश में और चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, इसका सबसे बड़ा कारण जो है योजनाएं, यानी कि हम जिसको कहते हैं राशन, प्रशासन और महिलाएं, ये 3 बड़े विषय थे। लेकिन ये 3 बड़े विषय कैसे बड़े हुए और कैसे इन्होंने अपना रोल अदा किया, बस मैं थोड़ी सी बात बता दूं प्लीज। कि जो भी कुर्सी पे बैठता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर की हो, चीफ मिनिस्टर की हो या मिनिस्टर की हो या किसी भी पद पे, तो उस कुर्सी से कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उस कुर्सी से कुछ अपेक्षाएं होती है, आशाएं होती हैं, जो लोग उनको वोट करके भेजते हैं। तो आप ये चीज पाएंगे, जैसे महिला की बात बहुत पिछले 10 से 15 सालों में बहुत चर्चा में पा रहा है, उसका अनुपात दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। मेरा मतलब है उनका इम्पैक्ट, उनका प्रभाव जो है महिला का चुनाव का आउटकम, रिजल्ट आने में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है आप समझिए। भारत की डेमोग्राफी को आपको समझना पड़ेगा यदि आपको प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व जिसको चुनाव और इलेक्शन कहते हैं उसमें जब शामिल होना है और उसमें विजय हासिल करनी है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि डेमोग्राफी और ज्योग्राफी इंडिया की कैसी है। आप ये देखिए, हम हमेशा से ये कहते रहे कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है, ठीक। हम हमेशा से ये कहते रहे कि भारत एक गांव में बसने वाला देश कहते हैं। हम हमेशा से ये कहते रहे भारत एक गरीब देश है कहते हैं। ये तीनों चीजें हम हमेशा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये? क्योंकि इसकी 70% आबादी गांवों में बसती है। 70% आबादी एक मिनिमम जो स्तर होता है, एक मानक स्तर से नीचे है, जिसको हम कई बार की सरकारी भाषा में बीपीएल भी कहते हैं, ठीक। तो उसके चलते हम कहते हैं गरीब है। और उसमें भी जो महिलाएं पुरुष प्रधान, जो कि अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए, निर्वहन के लिए पुरुषों की कमाई के ऊपर डिपेंड है, ठीक, ये हकीकत है। और महिलाओं की स्थिति 70%, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, हर चीज में एक साइड और दूसरा साइड बोलते हैं, सिक्के के 2 पहलू हर चीज में होते हैं, लेकिन यहाँ 70 और 30 का सवाल एक मोटा मोटा मान लीजिए। तो महिलाओं की जो असली पीड़ा होती है कि वो जो डिपेंड होती है, तो आप ये देखिए
कि जब से मोदी जी ने 14 में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके पहले भाषण में 15 अगस्त को उन्होंने महिलाओं की पीड़ा, जो कि शौचालय के चलते बाहर जाना जो पड़ता है, उसमें उसका बयान किया। तो बयान करना एक बात होती, कहना एक है और करना बहुत है। बहुत बड़ा जमीन और आसमान का फर्क होता है। आपको मैं बता लूं, शौचालय योजनाएं 2014 के पहले से कि आपको शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए का उसके पहले थी। ये ऐसा नहीं है कि मोदी जी आए तब आई, लेकिन उनने उसकी जो गति और जो उसका विस्तार किया और जो महिला की पीड़ा को रिलेट किया। आप ये देखिए, जनप्रतिनिधि का क्या मतलब है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब क्या है कि जब तक मैं आपको प्रतिनिधि तो तब करूं ना जब मैं आपको समझूं, आपकी संस्कृति, भाषा, आपकी समस्याएं, आपके मुद्दे, आपके इश्यूज को जब तक मैं ना समझूं तो मैं क्या प्रतिनिधित्व करूं आपका? आप बताइए मुझे, कैसे प्रतिनिधित्व करूं आपका? जब मैं समझ ही नहीं रहा तो उस पर क्या मैं उसका निवारण कर सकता हूं? तो वो चीज को समझा, उसको जो नई रफ्तार दी। फिर वो जो गैस चूल्हा उज्ज्वला स्कीम, कनेक्शन, उज्ज्वला स्कीम के तहत आप ये देखिए कि 70% जो लोग हैं वो उस समय और उसके पहले खाना जो है लकड़ियों से, कोयले से, इन्हीं माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए बनाते। क्योंकि आपको भी पता होगा, बोलते थे हम गैस का नंबर लगा दिया है, और वो नंबर बहुत सालों में आता था। तो मैं शॉर्ट में अब बात को खत्म करूं, और एक आवास योजना, देखिए इंदिरा आवास योजना इंदिरा गांधी के समय से है, आज से नहीं है वो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने क्या किया, उसको बदल के, नाम तो ठीक है, पहले भी इंदिरा आवास योजना से, फिर पर्सनल से उठा के पीएम कर दिया, एक पद पे उसका टाइटल कर दिया। और सबसे बड़ी जो चीज की कि जो आवंटन है वो केवल और केवल महिलाओं के नाम पे होगा। आप इस बात का अंदाज लगा सकते हैं कि जिस महिला की स्थिति, उसका मनोबल किस स्तर पे है, जब वो कि मेल के ऊपर डिपेंड होती है गरीब परिवार में, और उसका मालिकाना हक होके घर उसके नाम पे हो जाए, आप सोच नहीं सकते उसके सेटिस्फैक्शन का लेवल। तो ये 3-4 चीजें ऐसी बड़ी थी। और उसके बाद जब अब उन्होंने बात करनी चालू करी कि हर घर नल, पहले हम देखते थे, आपको भी पता होगा आशुतोष जी, हम अमूमन चुनाव में 3 चीजें सबसे चरम पे होती थी, रोड, बिजली, पानी। एक पानी अभी भी समस्या है, रोड और बिजली 20 साल पहले से, 2000 से, जब से प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना आई, और उसके बाद ग्रामों की सड़कें, और उसके बाद हाईवेज जो बने 2000 से, इसमें कोई किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय 2000 में शायद अटल बिहारी जी की सरकार थी, उस समय से जो डेवलपमेंट चालू हुआ है, तो बिजली और सड़क, बिजली की समस्या भी 2014 के बाद बहुत ज्यादा थी। अब ये कह सकते हैं कि 90% केसेस में बिजली की एक कनेक्शन और दूसरा सप्लाई, दोनों की समस्या का करीब करीब निवारण हो गया। अब कोई ऐसा परेशान कहीं आपको नजर नहीं आ रहा होगा कि बिजली आ ही नहीं रही, कितने दिन से आई है, या सड़कें बहुत खराब है। तो अब जो मुद्दे बन रहे हैं, पानी सबसे बड़ी समस्या आज भी है। पीने के पानी की समस्या, एक नल से आना, क्योंकि पानी का स्तर दिनों दिन नीचे जाता रह रहा है। तो गांव में जो होते हैं या तो कुएं के ऊपर आधारित है, या वाटर पंप जो होते हैं वो उन्होंने खुदवाए हुए हैं। लेकिन जब पानी ही इतना नीचे चला जाएगा तो पानी आएगा कहाँ? और पाइपलाइन है नहीं। पाइपलाइन के ना होने से आपने देखा होगा, महिलाएं कितनी दूर टैंकर आता है, 2-2 किलोमीटर चल के जाती है और सर के ऊपर वो लेके आती है। आज की डेट में अभी उसकी शुरुआत हुई है। कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज के लिए सरकार में आए हैं, जो विषय और व्यवस्थाएं सामने हैं, उसका यदि निर्वहन करेंगे तो आपकी विश्वसनीयता जरूर आएगी, और जनता जो है आपको जरूर मैंडेट देगी। इसका उदाहरण एक अकेले मोदी या बीजेपी नहीं है, नवीन पटनायक जी को देख लीजिए, 5 बार रिपीट करते हैं। आप बताइए वो कहाँ नजर आते हैं, कहाँ वोकल है, कहाँ ऑर्गेनाइजेशन है? ऐसा भी उड़ीसा स्टेट नहीं है कि उसने इतने झंडे गाड़ दिए हो प्रगति के कि क्या क्या वाई वाई, ये सबसे पुअरेस्ट पुअर स्टेट है भारत का, बट क्यों जीतते हो 5 बार? उसका जवाब वही है जो मैंने आपको अभी बताया, कि जिसके लिए वो बने हैं वो काम करते। तो क्या जो लोग हैं, आपने कहा कि महंगाई चरम पे थी, बेरोजगारी चरम पे थी, क्या ये चीजें लोगों को पिंच नहीं करती कि अगर उनका बेटा घर पे बैठा हुआ, रोजगार नहीं मिल रहा, सरसों का तेल या कड़ू का तेल, वनस्पति तेल अगर वो 200 रुपए लीटर बिक रहा है, पेट्रोल डीजल अगर 100 रुपए के ज्यादा बिक रहा है, तो लोगों को जो पैसे उनके खाते में आ रहे हैं, या जो शौचालय की योजना है
उसके आधार पे ये सारी चीजें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं और लोग सिर्फ उसी के आधार पे वोट दे रहे हैं, या वो उसको ऐसे बिल्कुल नहीं मुद्दों दे का कोई रहे, मतलब नहीं है? बिल्कुल मतलब है, सबसे ज्यादा मतलब है। और बल्कि इसी हर बल्कि इन्हीं 4 राज्यों या 5 राज्यों की बात कर लें तो ये जो मुद्दे आपने गिनाए उनके ऊपर 54% लोगों ने मोहर लगाई। 54 बनिस्बत 46% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। तो 54 बड़ा है कि 46 बड़ा है, आप बताइए मुझे। 54% लोग बड़ा है, तो 54% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। लेकिन अब आप लोकतंत्र में और जो हमारी व्यवस्था है, 2 पार्टी सिस्टम तो नहीं है। तो सवाल ये आता है किस पार्टी को ज्यादा वोट मिले, तो उसमें बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। 2 पार्टी के बीच में इतना बड़ा अंतर है, समाजवादी को 36% गठबंधन को वोट, तो बीजेपी गठबंधन को 40%। तो आप बताइए, मुद्दे तो हैं। बिल्कुल, जनता ने मानी कि मुद्दे हैं। अब जब चुनाव शुरू हुआ तो जो ये कहा गया कि दरअसल अखिलेश यादव ने जो सोशल कोएलिशंस बनाए, और खासतौर पे जो जातियों के आधार पर, उत्तर प्रदेश एक बहुत ही जाति आधारित समाज है और जातियों के आधार पर वोट पड़ते हैं, जातियों के आधार पर बहुत सारे संगठन बने हुए हैं और उनकी अपनी बार्गेनिंग पावर है। तो ये कहा गया कि 2017 में उन्होंने इसको इग्नोर किया था, 2022 में उन्होंने इसको करेक्ट कर लिया है। तो उनके साथ तमाम जातियों के छोटी छोटी जो संगठन है उसका उन्होंने एक अच्छा कोएलिशन बना लिया है। तो अगर मैं आपके हिसाब से जाऊं तो अखिलेश की नादानी किस बारे में हुई कि उनके जो 5 साल पुरानी तुलना की गई उसमें वो नाकाम साबित है, विश्वसनीय साबित नहीं हुए, या जो सोशल कोएलिशन बना वो सिर्फ कागज पे बना, उसका असर दिखाई नहीं पड़ा? जो आपने बात कही वो तीनों का इस में थोड़ा थोड़ा समावेश है। सबसे पहले का आपने कहा विश्वसनीयता, तो उनकी जो पुरानी 4 से 5 बार समाजवादी की सरकार बनी है और 2012 में पूरे 5 साल और पूर्ण बहुमत के साथ जो सरकार बनी, उसकी विश्वसनीयता, उसमें भी उन्होंने जरूर कुछ अच्छे काम किए और कुछ अच्छे काम नहीं कर पाए, लेकिन उनके ऊपर एक टैग आता है जो कि बहुत बड़ा टैग है। दो चीजें आप पाएंगे उनके कोर में, उनके ऊपर बोलते हैं हर आदमी के ऊपर एक टैग होता है, ये कितने अच्छे हैं, कितने क्या है। उनके ऊपर सबसे बड़ी चीज एक है परिवारवाद। वो आप बिल्कुल पाएंगे कि परिवार में इतने सारे लोग हैं तो परिवार उससे अकेले से नहीं होता, ऊपर से लेके नीचे तक जब पोस्टिंग होती है, व्यवस्थाएं होती है सरकारी और पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसमें आप पाएंगे एक जाति वर्ग सबसे फोरफ्रंट पर पाया गया। ठीक, और वो समाज से दूसरे जो कुछ समाज ऐसे होते हैं जिसको कि आप दलित समाज कहते हैं या और अति पिछड़ा समाज कहते हैं, उनके आपसी संबंध दोनों समाज के उतने अच्छे नहीं हैं। ये आप पाएंगे इस चीज को, उसको हम एग्रेशन बोलते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में वो एक टैग हमेशा से समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रहा और वही टैग जो है बिहार के अंदर राष्ट्रीय राजद के ऊपर लगता रहा। ठीक, लालू जी की पार्टी के ऊपर। रह गई बात मिसरूल की, देखिए विषय और मिसरूल तो सरकार होगी तो सब साथ साथ आएंगे और चलेंगे, लेकिन उनके साथ एक जरूर शब्द लगा, वो था गुंडागर्दी का। ये भी आपने देखा होगा कि एक टैग है, एक अच्छा खासा वर्ग है जो उस चीज का विक्टिम रहा है, उस गुंडागर्दी का। इसमें हम दोहरा नहीं कर सकते, वो सबके सामने आंकड़े हैं। ये आपके सर्वे में रिफ्लेक्ट किया ये सारी बातें? बिल्कुल करता है। इसी के चलते आप भी पाएंगे, इसी के चलते हमारे सर्वे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में महिलाओं का वोट प्रतिशत 16% ज्यादा था। क्यों? क्योंकि समाजवादी को इतना कम मिल रहा है कि उसके पीछे और एक बड़ा कारण है कि बहुत सी 4% ज्यादा महिलाएं, दलित महिलाएं जो है, बीएसपी को हमारे सर्वे में 10% पुरुष और 14% महिलाएं दे रही थी। इसका मतलब महिलाओं का वोट वहां पर भी बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी से दूर जा रहा है। और आप भी पाएंगे महिलाएं जो होती है, महिला जो वर्ग होता है, आपके घर के आसपास देख लीजिए, और खासकर, वैसे तो सभी ऊपर से नीचे तक सभी डेमोग्राफी की, खासकर जो थोड़ी गरीब महिलाएं होती हैं, किसी भी तरह का कोई जोर से बोल रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो हम उसको कहते हैं वैसे सकपका जाती है। ये मानेंगे आप? घर में वायलेंस की बात कर रहा हूं मैं, बाहर की छोड़ दीजिए, वैसे सकपका जाती है। तो जो एग्रेशन की लाइन होती है, महिलाएं उसके साथ कभी नहीं खड़ी होती। उसका सबसे अच्छा उदाहरण नीतीश कुमार को देख लीजिए, और सामने आरजेडी थी, नीतीश कुमार जी ने कह दिया ये मेरा आखिरी चुनाव है, 100 लोग भी उनकी सभा में नहीं रहते थे, मानते आप? और ये भी मानते हैं कि जब सभा, जो भी सभा होती हो, उसमें
70 से 80% पुरुष ही होते, ठीक। और तेजस्वी यादव की रैली में पूरे के पूरे फुल आ रहे थे। वही सेम चीज आप यहाँ देख रहे थे। अखिलेश यादव की रैली में अच्छी खासी संख्या थी, बड़ी संख्या थी, लेकिन बस वही बात आ गई कि महिलाओं की। तो वो एक बहुत बड़ा डेमोग्राफी है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये दूसरा टैग वैल्यू थी। तीसरी बात, जब आप सरकार में होते हैं और विपक्ष में होते हैं तो दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, ठीक। अब आप जब कोई भी चुनाव ले लीजिए, मैं तो बड़ी जनरल और जनमानस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने की कोशिश करता हूं, उनको समझने के बाद। ये मेरी कोई अपनी कोई भी राय जी, ठीक, कि जिम्मेदारी विपक्ष की अब बात कर ले, हमने पक्ष की तो बात कर ली, सरकार की तो बात कर ली। देखिए, दो तरह की चीजें होती। एक, जब आपको किसी से कोई काम है, ठीक, तो आप उसके पास जाते हैं आशुतोष जी। आपको किसी से भी कुछ काम हो तो आप उसके पास जाएंगे, और जब उसको काम होता है तो वो आपके पास आता है, ठीक। तो विपक्ष के पास कोई सरकारी तंत्र और वो तो है नहीं, तो उसकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि जब आप उनसे वोट लेना चाहते हैं, उनके नेता बनने चाहते हैं, तो अरे भाई, उनको कम से कम आप जानोगे तो, मिलोगे तो, दिखोगे तो, अवेलेबल तो रहोगे। तो अवेलेबिलिटी और विजिबिलिटी तो रहेगी कि नहीं रहेगी। तो जब भी उनको कोई समस्याएं आए तो वो आपके सामने रख पाए। आप हो सकता है उसको सॉल्व कर पाएंगे, हो सकता है नहीं कर पाएंगे, बट आपको तो होना पड़ेगा। तो अब ये देखिए कि कोरोना 2 साल के दौरान, जिसके अंदर सरकार की व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं थी, जब खासकर सेकेंड वेव आई, तो सब ऑक्सीजन की भी समस्या थी, शवग्रह की भी समस्या थी, शमशान घाट के भी ऊपर स्पेस की समस्या थी, और तमाम सारी चीजें आपने देखी। और एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या थी, खाने पीने की भी मुसीबतें थी, ट्रांसपोर्टेशन की भी समस्या थी कि आदमी को यहाँ से वहां जाना है, अस्पताल में भर्ती करते हैं, तो उसको कोरोना ऐसी बीमारी थी, कोई हाथ ही नहीं लगाना चाह रहा है, कोई सामने नहीं आना पा रहा है। तो टाइम व्हेन आपको यू शुड बी सीन देयर, यू शुड बी अवेलेबल देयर। और वो समय था, जो बोलते हैं ना कि कोई भी चुनाव होते हैं ना, चुनाव को जीतना लोगों के दिलों को जीतना होता है। कोई भी चुनाव जीते जाए, आपको उनके दिल को जीतना है। तो आप उनके पास कब जा रहे हैं? जब आपकी जरूरत है, जब आपको वोट चाहिए। क्या आप उनके पास तब गए जब उनकी जरूरत थी? इसका मतलब ये कि अखिलेश यादव जो चुनाव के दौरान निकले और पहले नहीं आए, ये सारी बातें सर्वे में आ रही थी, ये सारी बातें लोग कह रहे थे, उनकी शिकायत रिफ्लेक्ट हो रही थी। अब इसमें एक दूसरा सवाल है जो और वो सवाल इस बात के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको अपर कास्ट ने 80 से 90% वोट दिया और मुस्लिम तबका है वो 80 से 90% वो समाजवादी पार्टी के साथ गया। तो क्या इस चुनाव में पोलराइजेशन कोई मुद्दा था या मुद्दा नहीं था? और जब हम देखते हैं ओबीसी सेक्शन में भी, तो ओबीसी का भी एक बड़ा तबका 60% के आसपास वो बीजेपी के साथ जा रहा था और समाजवादी पार्टी के साथ कम जा रहा था। यहां तक कि जो जाटों के बारे में जो कहा जा रहा था कि वो पूरी तरीके से इस बार बीजेपी से छटक गया है किसान आंदोलन की वजह से, सर्वे ये बताते हैं कि दरअसल उन्होंने 2017 की तुलना में ज्यादा वोट दिया इस बार बीजेपी को। तो इसके पीछे का कारण क्या था? क्या पोलराइजेशन ग्राउंड पे था या नहीं था? हिंदू मुसलमान की बात थी या नहीं थी? और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिला या नहीं मिला? तो पहले जातिगत समीकरण की जस्ट थोड़ी सी बात कर ले कि ओबीसी, खासकर नान यादव ओबीसी ने बहुत बड़ी भूमिका की, जो हमेशा करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उसका बड़ा तबका इधर गया बीजेपी की तरफ। यानी बड़ा मतलब जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, हमारे सर्वे में भी 60% के ऊपर जो है बीजेपी को मिला और करीब 20% के आसपास समाजवादी पार्टी को मिला। जाट की बात करें तो जाट पुरुषों ने 52% वोट किया समाजवादी के पक्ष में और करीब 40-44% वोट किया बीजेपी के पक्ष में। लेकिन बाजी पलट गई महिलाओं, 65% महिलाओं ने किया बीजेपी के पक्ष में और करीब 30% महिलाओं ने किया समाजवादी के। तो टोटल नेट पाएंगे कि बीजेपी को 47% वोट मिले जाट के और समाजवादी को 44% वोट मिले। तो कह सकते हैं कि करीब करीब आधे आधे वोट बढ़ गए। अब आपने बात करी कि पोलराइजेशन की। देखिए, मैं आपको हमेशा से सबको मैं कहता हूं, वो भी मैंने हाउ इंडिया वोट्स अपनी बुक में लिखा है कि जनता कभी भी जाति के आधार पे हमेशा वोट करती है, धर्म के आधार पर कभी वोट नहीं करती है।
जमीन के ऊपर ये मुद्दे कभी नहीं रहते। ये आप मेरी बात मान लीजिए। अब आप कहेंगे कि पार्टियां क्यों फिर ऐसा करती हैं, मैं वापस वही कहूंगा, हर चीज में जब मैं कहता हूं कभी नहीं करते, तो मैं बात कर रहा हूं 80 से 90% लोग कभी भी, मेजॉरिटी में भी सुपर मेजॉरिटी जो लोग होते हैं, उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें और खासकर बीजेपी की भी बात करें, मैं समझ रहा हूं कि आप कहां से आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं, तो उसमें ये बिल्कुल निश्चित है कि फिर भी वो क्यों बात करते हैं। तो लेकिन आप खासकर जो बड़े नेता हैं, जो सरकारी पद पर हैं, मुझे ऐसा लगता है आप उनके किसी के भी भाषण यदि 30-40 मिनट का सुनेंगे, तो 30 से 35 मिनट वो जरूर जन कल्याण के विषयों की बात करते हैं। हाँ, उसमें से 10 से 20% हो सकता है और होता है कि वो इसकी बात करते हैं, शायद उनको उन 10 से 20% लोगों के ऊपर भी अपना प्रभाव जमाना होता है, इसकी वजह से वो करते हैं। तो आपकी बात का सीधा सीधा जवाब ये कि 90% जो लोग होते हैं, उनको धर्म से कुछ लेना देना नहीं है। केवल 5 से 10% वो भी निर्णायक नहीं होते हैं। वो वोट भी ऐसा है कि वो ऑलरेडी एक दोनों तरफ के अपना अलाइंड वोट बैंक है। तो क्या आपके कहने का मतलब ये कि कम्युनल पोलराइजेशन और हिंदुत्व का कोई असर उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं था? मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं कोई तो नहीं कह रहा, थोड़ा था, ज्यादा बिल्कुल नहीं था। अब जब तो फिर मुस्लिम समुदाय क्यों 80 से 90% समाजवादी पार्टी को वोट करता है? और वो स्पष्ट है कि बीजेपी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि बीजेपी को हिंदुओं की पार्टी माना जाता है। इसका मतलब है कि धर्म तो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है इसमें। नहीं, देखिए, धर्म फिर मैं वही आ गया कि कौन किसका टेक केयर करता है। जैसे आपने पाया पिछली समाजवादी रजीम में यादव और मुसलमानों के पोस्टिंग्स में, और उनको फोर फ्रंट पर आप पाते थे, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। तो हर एक जाति का या हर एक समाज का अपना अपनी एक अलाइनमेंट है, अपनी अपनी एक संस्कृति है, और उस संस्कृति को और उस समाज को जो लेके चल रहा होता है, नेचुरली आपको यदि मैं लेके चल रहा हूं, आपकी विषयों का मैं ध्यान रख रहा हूं, तो आप भी, मैं यदि कल चुनाव में खड़ा हो जाऊं आशुतोष जी, तो आप मुझे वोट करेंगे, और मैं आपको यदि ध्यान नहीं रख रहा हूं तो आप नहीं करेंगे, या जो और ध्यान रख रहा है आप उसको वोट करेंगे। ये तो मानसिकता ऐसे ही काम करती है। इसका मतलब है कि बीजेपी मुसलमानों का ध्यान नहीं रखती, और नहीं, इसलिए मैंने ये नहीं कहा। नहीं नहीं, दो अलग अलग चीजें। एक है सरकारी व्यवस्थाएं। सरकारी व्यवस्थाएं किसी भी जाति का या धर्म का भेदभाव नहीं कर सकती है, और सवाल ही नहीं उठता कि ऐसा हो जाए, प्रश्न ही नहीं आता। लेकिन चूंकि हमको ये पता है, या मुसलमानों को ये पता है, या समाजवादियों को ये पता है कि उनको बड़ी संख्या में यादव और मुसलमान वोट करते हैं, तो वो उनके प्रतिनिधित्व को ध्यान करते हैं। प्रतिनिधित्व कहने का मतलब उनको ज्यादा टिकट देता है। बीजेपी नहीं देती। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है ये समुदाय हमको उस संख्या में वोट नहीं करता है जिस संख्या में दूसरी पार्टी को करता है। इसका तो कारण प्रतिनिधित्व वो उनका प्रोगेटिव। इसका कारण तो ये कहा जाता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ विश्वबन करती है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि सरकारी जो 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 डिलीवरी है उसमें किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, और अगर डिलीवरी के आधार पे माना जाए जो आपकी थियोरी है, तो फिर मुसलमानों को भी बीजेपी सरकार को वोट देना चाहिए, बीजेपी को वोट देना चाहिए। नहीं, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं ना, मैंने कहा ना अभी प्रतिनिधित्व। देखिए, एक है सरकार और एक है पार्टी, दो अलग अलग विषय इस परिप्रेक्ष्य में। प्रतिनिधित्व देना पार्टी का काम है, सरकारी व्यवस्थाओं की डिलीवरी, योजनाओं की डिलीवरी जनता तक पहुंचाना सरकार का काम है, उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं। आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते, उसमें सवाल ही नहीं उठता है कोई। तो दो अलग अलग विषय, तो दो अलग अलग विषय को हम अमूमन मिक्स करने का ट्राई करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए जाति का भी ले लीजिए आप, क्योंकि मुसलमान एक जाति भी है और एक धर्म, ठीक। यादव जाति है लेकिन है हिंदू, ठीक, आप उसको वैसे ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। हम उसको बार बार हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि पाकिस्तान ना बना होता तो शायद हम वो चश्मा ना लगा रहे, ठीक। जैसे कि यादव के संदर्भ में हम वो चश्मा नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि वो तो हिंदू है, लेकिन वो तो कोई बीजेपी को वोट नहीं कर रहे, राइट। बीजेपी
समाजवादी जो पार्टी है वो उन्हीं को बड़ी संख्या में दे रही है, क्योंकि अखिलेश यादव है। भाई मेरे घर का बच्चा, मेरे परिवार का बच्चा या मेरे समुदाय का बच्चा यदि आगे बढ़ रहा है तो मैं उसको क्यों नहीं सपोर्ट करूंगा? एज ए आम आदमी बिल्कुल सपोर्ट करूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। उसको आप नाम भली कुछ भी देते रहे, अपीजमेंट या फलाना टिकाना, बट चीफ मिनिस्टर तो एक ही बन सकता है। तो वो मेरे यादव परिवार का बन रहा है तो दूंगा ही उसको वोट, उसमें मेरी दिक्कत क्या है? फिर आप जातिवाद कहें या जो मर्जी कहें। आपकी बातों से जो मैं समझ पाया, एक तो कि जो जिसके इंटरेस्ट को केटर करता है जो पार्टी, वो उसके साथ, उस समुदाय उसके साथ जुड़ जाता है। ये आपकी थियरी से को मैं काफी नहीं, मेरी थ्योरी नहीं है यार आशुतोष जी, आप मेरी थ्योरी क्यों बोल रहे? आप यदि अपने क्लास में, क्लासरूम की बात कर रहा हूँ, प्रतिनिधि है, कैप्टन है, तो आप उनकी बातों का ध्यान ही नहीं रख रहे, तो आप काहे की कैप्टन है यार? मान लिया, मैंने आपकी बात मान ली, चलिए ठीक है, उनकी बात। अब ये सवाल उठता है कि बीजेपी उनकी बातों का ध्यान क्यों नहीं रखती, और ये जो मुस्लिम समुदाय है वो आपके सर्वे में क्या कहता हुआ रिफ्लेक्ट करता है कि बीजेपी क्यों उनका ध्यान नहीं रखती है, बीजेपी क्यों उनको केटर नहीं करती? इसके पीछे का बायस तो कुछ होगा। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, सवाल क्यों नहीं का नहीं है, सवाल क्यों का है। कि हमको समाजवादी पार्टी हमारा ध्यान करती तो हम उसको वोट करते, कांग्रेस हमारा पहले वोट ध्यान करती थी तो हम उसको वोट करते थे। अब क्यों नहीं करते, वो तो जो नहीं करते वो बताएंगे, एक बेचारी आम जनता, और मैं कहां से बता दूंगा वो क्यों नहीं करते। वो मैं समझता हूँ, बट ये जो आपने कही, आपने बिल्कुल नई बात की, इसलिए मुझे लगा कि इसमें बातचीत थोड़ी और होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत। तो जी एक ही मिनट, आप अपने परिवार की बात कीजिए। आप घर में एक पिता है और उसके 2 बेटे हैं, वो जिसकी तरफ ज्यादा ध्यान रखता है वो बेटा उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होता है, वो पिताजी का उतना ध्यान रखता है बुढ़ापे के अंदर। हाँ, बट बाप जो जिस बेटे की तरफ ध्यान देता है उसके पीछे कारण भी होता है ना, वो कारण बिना कारण के। दोनों भाई एक ही चीज है, दोनों के केमिस्ट्री आपस में मिलती है, विचार मिलते हैं, व्यवस्थाएं मिलती हैं। कि अब जो बच्चा, जैसे मैं हूं, मैं भी अपने घर में दूसरा हूं, मैं अपने परिवार से बाहर चला गया हूं काम के सिलसिले में, ठीक, और बड़े भाई हैं वो पिताजी मदर के पास हैं, तो वही उनका ज्यादा ध्यान रखेंगे। अब आप कह देंगे कि आप क्यों नहीं रखते? अरे ऐसी व्यवस्था ही नहीं है कि मैं रख पाऊं उस तो चीज, बीजेपी की केमिस्ट्री मुसलमानों से क्यों नहीं मिलती है? अब वो तो मैं कैसे बता सकता हूँ वो चीज को। नहीं, मैं इसलिए क्योंकि आपके सर्वे में क्या इसका कोई जवाब है या जवाब नहीं? नहीं, सर्वे में कहां से इस चीज का जवाब आएगा? सर्वे में तो वो जवाब है जनमानस का मस्तिष्क और उनकी निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो उनको ड्राइव करते हैं निर्णय लेने के विषय को, वो सर्वे में आ सकते हैं। वो दूसरे लोग क्यों क्या नहीं कर सकते, तो वो तो वही बताएंगे उसके बारे में। चलिए, आखिरी सवाल, बीएसपी के टोटली इतना वोट शेयर उनके कम होने का सबसे बड़ा कारण क्या दिखाई पड़ा आपको? 2 कारण। बीएसपी शुरू से दलितों का, जैसे उनके साथ अलाइनमेंट है। देखिए वो मायावती जी दलित है, वो उनके पास, अब उनसे कोई ये नहीं पूछता कि तुम दलितों को ही क्यों कैटर करती हो या दलित ही तुम्हारे साथ क्यों जुड़ते हैं। उसमें भी जाटव और नॉन जाटव है। तो नॉन जाटव जो दलित है 10%, 11%, वो अभी भी लॉयन शेयर बड़ी संख्या में बीएसपी को ही वोट किया, और जो नॉन जाटव है उन्होंने करीब 50% से ज्यादा बीजेपी को वोट किया, और करीब 30% के करीब बसपा को वोट किया, और करीब 10% से करीब समाजवादी को वोट किया। लेकिन बड़ा जो फर्क आया 22% से अब 13% जो वोट आया है, वो पिछले चुनाव में मुसलमानों, यानी जो 20% मुसलमान है उसमें से करीब 30 से 40% मुसलमानों ने जो है बसपा को वोट किया था। तो उसके चलते इस बार मुसलमान जो थे वो पूरे के पूरे वापस समाजवादी में चले गए, और जो नॉन जाटव थे वो बड़ी संख्या में बीजेपी की तरफ चले गए, और जाटव अभी भी उनके साथ जुड़े रहे। कांग्रेस का जो कैंपेन था वो तो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया, लेकिन कह रहे थे भीड़ बहुत आ रही है, महिलाओं का प्रति आकर्षण था, लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, इसका कोई ट्रैक्शन नहीं दिखाई पड़ा आपको? किसी तरीके का कोई ट्रैक्शन, कम से कम रिजल्ट तो यही कहता है, लेकिन आपके सर्वे में क्या रिफ्लेक्ट? मैं वही बता। तो कांग्रेस के सिलसिले में भी, जैसे आपने कहा कैंपेन का मतलब क्या? एडवर्टाइजिंग। तो कैंपेन का मतलब है एडवर्टाइजिंग। अभी उन्होंने ये अवेयरनेस, यानी एडवर्टाइजिंग के थ्रू ये अवेयरनेस किया कि हाँ, हम लड़कियों का जो हित है वो सर्वोपरि रखेंगे, और उनको 40% महिलाओं को टिकट भी देंगे। ये अभी उन्होंने कैंपेन किया और टिकट दिया भी। लेकिन कहते हैं ना कि अभी तो उन्होंने ये बीज बोया है,
अभी पेड़ निकलेगा, बड़ा होगा, उसके बाद फल देना चालू करेगा। तो कंट्री इतना बड़ा है कि उसमें समय लगता है, और इन सब विषयों के ऊपर कम से कम 10 से 15 साल लगते हैं। जब कोई आप नई विचारधारा के साथ आते हैं, प्रूव करते हैं उसको ओवर एंड अगेन, एक बार में कुछ नहीं होता, ओवर एंड अगेन जब प्रूव करते हैं, तब जनता धीरे धीरे आप जनता के मन में उतरना चालू होते हैं, और फिर आप उसके मन में उतर जाते हैं और थोड़े समय तक रहते हैं। जो मैं अगला सवाल पूछने वाला था कि 24 में कांग्रेस से क्या होगा, आपने उसका जवाब दे दिया। बातचीत को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार, बहुत ही दिलचस्प बात, और थोड़ी लीक से हटके बातचीत हुई, जो हम रिपीटेड लाइंस पे बातचीत होती है कम्युनल पोलराइजेशन के लिए, तमाम चीजों को लेके। मुझे लगता है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करके। धन्यवाद सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।